हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हैं आपको इस लेक्चर में जानने को मिलेंगे। और अगर कोई भी इस लेक्चर के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को अपना शेयर कीजिए और आने वाले लेक्चर्स में उसको मैं क्लियर जरूर करूंगी। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डे के साथ। डे तो आप जान ही गए होंगे, थंबनेल में मैंने मेंशन किया है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज। 8 मार्च को हम एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आप लोगों को याद रखना है ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके जो अलग अलग फील्ड में वुमेन्स के द्वारा अचीवमेंट्स प्राप्त की गई हैं, स्पेशल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। इवेंट जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है वुमेन्स की अचीवमेंट्स को लेके और साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाना वुमेन्स इक्वालिटी एंड लॉबीज फॉर सेलिब्रेटेड जेंडर पैरिटी। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है फ्रिक्वेंटली ही, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में आने वाले समय को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इन प्रेजेंट में जो वुमेन्स के द्वारा अचीवमेंट्स की गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मेंस में भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आप इन एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है शैली सिंह। शैली सिंह जो है ये एथलीट हैं, ठीक है। इनके द्वारा अपना करियर स्टार्ट किया गया, ठीक है, प्रॉपर शू। एंड शैली सिंह जो है ये इनके द्वारा वर्ल्ड नंबर 1 का टाइटल जीता गया अंडर 18 यूथ लॉन्ग जंप 2021 में। और ये झांसी की रहने वाली हैं, ठीक है। और ये डॉटर ऑफ सिंगल मदर है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर बात करें, और ये शैली जो है वन ऑफ द टॉप रैंकर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ अंडर 18 लॉन्ग जंपर्स में से, ठीक है। लॉन्ग जंप इनके द्वारा जो है लगाया गया, वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल फिर इनके द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक है। तो ये एक एथलीट हैं। तो इन प्रेजेंट में जो वुमेन के द्वारा अचीवमेंट्स की गई हैं आप उसको मेंशन करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तुलसी गोवड़ा, ठीक है। तो तुलसी गोवड़ा जो है 72 ईयर ओल्ड हैं। तो इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तुलसी गोवड़ा को पद्म श्री से नवाजा गया क्योंकि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी जो है कर्नाटका में वहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। 72 ईयर्स की एज में इनके द्वारा ये अचीवमेंट्स जो हैं ये प्राप्त की गई, ठीक है। तो कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए अपनी लाइफ में एज मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, क्लियर। अपनी मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन इसका जो है रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़ें। पीवी संधू जी, ठीक है। तो पीवी संधू जो हैं, पीवी सिंधु 2013 में मलेशियन ओपन ग्रैंड पिक्स जो था, ठीक है, इनके द्वारा विक्ट्री जो हुई इनके द्वारा ली गई। पीवी सिंधु जो हैं 2019 में फर्स्ट इंडियन बनी जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और ये फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं जिनके द्वारा 2 कॉन्जिक्यूटिव मेडल्स जीते गए 2016 रियो ओलंपिक्स में, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जो हैदराबाद में हुए थे, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी, ठीक है। तो हैदराबाद यानी कि इनका जो जन्म हुआ, ठीक है, तो हैदराबाद में हुआ। ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो इनका बैकग्राउंड भी जो फैमिली वगैरह है, ठीक है, स्पोर्ट्स फैमिली से है। 26 ईयर ओल्ड इज नाउ रैंक वर्ल्ड नंबर 7, ठीक है। तो वुमेन सिंगल टाइटल्स में इनका जो है नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया 2020 टोक्यो ओलंपिक में 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। मीराबाई चानू जो है पावर लेडी ऑफ इंडिया के नाम से ये जानी जाती हैं। 2016 में रियो ओलंपिक्स में इनके द्वारा मेडल जीता गया एंड सेकंड इंडियन बनी इन 22 ईयर्स में जब इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑफ करनम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट्स को लेके। और इनको मीराबाई चानू जी को पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया 2018 में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में इनको दिया गया, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम चेंज करके क्या किया गया है अभी रिसेंटली ही बताइएगा क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, ओके। नेक्स्ट है हरनाज संधू। हरनाज संधू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही, ठीक है, लास्ट ईयर क्योंकि हरनाज संधू के द्वारा यहाँ पे मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता गया और ये पंजाब से बिलोंग करती हैं, ठीक है, 21 ईयर एज में, ठीक है।
उसके बाद है भावना कंत। भावना कंत जो है ये फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं इंडिया की, और ये भावना कंत जो है ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी जिनके द्वारा इंडियन एयरफोर्स का चार्ज जो है संभाला गया, स्पेशली जो टैब्लू था, झांकी जो थी रिपब्लिक डे परेड की 2021 में, ठीक है। उसके अलावा अवनी चतुर्वेदी, मोहाना सिंह जो हैं, ठीक है, इनके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स इनके द्वारा ज्वाइन किया गया 2016 में। और ये जो है भावना कंत जो है बिहार से बिलोंग करती हैं, और ये ग्रेजुएट हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, ठीक है। और ये कमीशन हुई 2016 जून में, ठीक है, एज अ फाइटर पायलट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे देखें फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो। 20 ईयर लॉन्ग करियर के बाद इनके द्वारा सेटअप किया गया, स्पेशली जो इनका जो है कंपनी है नायका, ठीक है। तो ये फाउंडर हैं, ठीक है, सक्सेसफुली इनके द्वारा फाउंड किया गया नायका को, ताकि अफोर्डेबल चीज़ें जो हैं इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सके, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट है अवनी लखेरा। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल है अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की। तो यहाँ पे 11 ईयर्स की एज जब थी इनकी, तो एक एक्सीडेंट में इनके द्वारा जो है इनके द्वारा अपने जो पैर हैं, ठीक है, वो गवा लिए गए, ठीक है, ये पैरालाइज्ड हो गए, क्लियर। तो उसके बाद 19 ईयर ओल्ड में जयपुर में, ठीक है, तो इन्होंने फिर से अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया, और ये फर्स्ट वुमेन बनी, और इनके द्वारा फर्स्ट गोल्ड जीता गया पैरा ओलंपिक्स गेम्स में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए, ठीक है, 2020 के, क्लियर। तो R2 वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में, ठीक है, जो ट्रेनिंग जो इनकी जो स्टार्ट हुई थी 2015 में हुई थी, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया। तो आई होप आपको ये सारी एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एक लास्ट और बची है गीता गोपीनाथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, गीता गोपीनाथ, काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, ठीक है। और इनके द्वारा करंटली सक्सीड किया गया FD MD जियो फेरी, ठीक है, जियो फेरी ओकामोटो को, ठीक है। मैसूर नेटिव हैं ये, ठीक है, गीता, ठीक है, 50 ईयर ओल्ड कंप्लीटेड हर PhD, क्लियर, एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 2001 में, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये आप एग्जाम्पल्स जो हैं मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने कल आपसे पूछा था, 2016 में ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पे 2 दे रखी थी, आपको बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वर फर्स्ट प्रपोज 1972 बाय द ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। एंड सेकंड स्टेटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसका जो टारगेट है 2030 तक का है। दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी है नेदर 1 नो 2। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि 2030 तक के टारगेट्स हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 अभी निकल के आई हाल ही में ही। तो रिसेंटली ही सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा रिलीज की गई स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की गई है, ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा रिलीज की गई है। तो रिपोर्ट में जो अभी बताया गया है कि एनुअली ये पब्लिश होती है। पहली तो बात ये आप लोगों को याद रखनी है कि हर साल इसको पब्लिश किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा। रिपोर्ट में फोकस किया गया है स्पेशली क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, माइग्रेशन का मुद्दा है, हेल्थ एंड फूड सिस्टम का, और इसके अलावा कवर किया गया है बायोडाइवर्सिटी को, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, एनर्जी, इंडस्ट्री, हैबिटेट, पोल्यूशन, वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर CSE की बात करिए, पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ड है न्यू दिल्ली। इंडिया का स्टैंड देखिए कि जो जो टारगेट सेट किए गए थे वो कितने अचीव किए गए हैं हमारी कंट्री के द्वारा, इस रिपोर्ट में पूरा मेंशन किया गया है। टारगेट अगर बात करें इकोनॉमी से रिलेटेड, तो यहाँ पे GDP को हमने 4 ट्रिलियन GDP करनी थी 2022 तक, बट 2020 में पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिरावट आई उसमें, तो 2.48 ट्रिलियन ही हम अचीव कर पाए। इकोनॉमी जो है लार्जली श्रंक हुई स्पेशली कोविड-19 में, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, हम डेडलाइन तक नहीं पहुंच पाए। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टारगेट जो है यहाँ पे सेट किया गया कि फीमेल लेबर फोर्स जो है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है 30% बाय दी 2022, बट कोविड की वजह से 17.3% ही
हम अचीव कर पाए 2020 में। हाउसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे बात की गई थी कि 29.5 मिलियन हाउसेस जो हैं प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के अंडर हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। 29.5 बोला था, बट 12 मिलियन यूनिट ही हम यहाँ पे कवर कर पाए प्रधानमंत्री जो है आवास योजना अर्बन के अंदर, ठीक है। एंड 12 मिलियन यूनिट्स की बात की गई थी, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें अबाउट 46.8% एंड 38% जो है टारगेट यहाँ पे अचीव कर पाए हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है। उसके अलावा एक बात करें यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में, टारगेट जो सेट किया गया था कि 2022 तक हमने टैप वाटर जो है अर्बन जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, अर्बन जो एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने और रूरल एरिया में भी टैप वाटर सप्लाई जो है वो बढ़ानी है, ठीक है। तो 45% ही इसको अचीव कर पाए। एग्रीकल्चर की बात करें तो टारगेट यहाँ पे रखा गया था कि फार्मर्स की इनकम डबल करनी है 2022 में, बट एवरेज मंथली इनकम जो है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में वो इंक्रीज करनी है रुपीज़ 10,218 फ्रॉम रुपीज़ 6,426, यानी कि 6,426 से 10,218 करनी है। और ये इंक्रीज हुई लार्जली ड्यू टू इंक्रीज इन वेजेस एंड इनकम फॉर फार्मिंग एनिमल्स। शेयर अगर देखिए इनकम का क्रॉप प्रोडक्शन में, स्पेशली मंथली इनकम जो है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड में, तो ड्रॉप आउट हुआ ये 37.2%, ठीक है। और ये 48% था स्पेशली 2012 में, तो ये घट के हुआ 37.2%, स्पेशली किसमें, एग्रीकल्चर जो हाउस होल्ड जो सेक्टर है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन की अगर बात करें तो। अब है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। इसमें जो टारगेट रखे गए थे डिजिटाइज करने के और लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं 2022 तक, वाइल जैसे मध्य प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। उसके अलावा गुड प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिली। स्टेट है जैसे अभी ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, ठीक है। सिक्किम जो है लैंग्वेज टू 5%, 2% एंड 8.8% डिजिटाइजेशन हुआ है लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओवरऑल अगर देखिए टारगेट जो है इसके जो सेट किए गए, पर्टिकुलरली 14 स्टेट्स जो हैं विटनेस है डिटोरिटेशन, ठीक है, जो इक्वालिटी जो है क्वालिटी जो है स्पेशली लैंड रिकॉर्ड की 2019 से 20 तक यहाँ पे 14 स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। एयर पोल्यूशन की बात करें, टारगेट यहाँ पे रखा गया था पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 लेवल करना है इंडियन सिटीज़ का टू लेस देन 50 माइक्रोग्राम जो पर क्यूबिक मीटर है। पर्टिकुलेट मैटर आखिर होता क्या है, ये पार्टिकल पोल्यूशन होता है और ये टर्म जो है मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जो एयर में, उसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल यहाँ पे 2020 में वेहिकुलर मूवमेंट चलाया गया ताकि रिस्ट्रिक्ट जो किया गया ड्यू टू पैंडेमिक के दौरान 23 ऑफ दी 121 सिटीज़ जो है मोनीटर की गई फॉर PM 2.5 एक्सीड 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, टारगेट जो अचीव करना था 100% सोर्स सेग्रीगेशन इन ऑल हाउस होल्ड। मैनुअल सिक्वेंजिंग का टारगेट था कि हमने ये मैनुअल सिक्वेंजिंग जो है, ठीक है, जो गटर की सफाई करते हैं, इस सब चीज़ों को क्या करना था, रिडक्शन करना था, कंट्रोल करना था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है जब ये सफाई करते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है स्टील है 66,692 मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं आज के टाइम में। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो टारगेट था कि हमने इंक्रीज करना है फॉरेस्ट कवर 33.3% एट द ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के चलते जो 1988 में आई थी। 2019 में 21.6% इंडिया जो है अंडर फॉरेस्ट कवर आया, ठीक है। इंडिया की परफॉर्मेंस अगर देखें स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, इंडिया जो है स्लिप हुआ 3 स्पोर्ट्स जो हैं, रैंक जो रही 120 ऑन दी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जो एजेंडा है 2030 तक का हमने अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि नो पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी को हटाना है, भुखमरी को ख़त्म करना है, अच्छी हेल्थ लेके आना है, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, जेंडर इक्वालिटी लेके आना है, स्वच्छ पानी जो है वो प्रोवाइड करवाना है। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आते हैं जो 2030 तक हम लोगों ने क्या करने हैं, अचीव करने हैं। बट कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिले होती चली गई, जिसके कारण जो टारगेट्स हैं वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। अगर बात करें 2021 में इंडिया का रैंक रहा 117 अमंग दी 192 नेशंस। ओवरऑल रैंकिंग देखें तो 66 आउट ऑफ 100।
इंडिया का जो रैंक रहा ड्रॉप हुआ प्राइमरली जो मेजर चैलेंजेस थे 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, इंक्लूडिंग उसमें जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेल बीइंग, जेंडर इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रही, पुअर है स्पेशली क्वालिटी एजुकेशन को लेके, लाइफ एंड एक्सपेक्ट्स को लेके। 2021 में इंडिया जो है ऑल्सो सफ़र किया, स्पेशली हमने ख़त्म करना था हंगर की जो सिचुएशन है भुखमरी की, और अचीव करनी थी फूड सिक्योरिटी। बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें कमियां देखने को मिली, स्पेशली कोविड के ड्यूरेशन में। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड बिल्डिंग रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टरिंग इनोवेशन। ठीक है, इंडियन स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या क्या रही। इंडियन स्टेट्स जो हैं जैसे कि झारखंड, बिहार लीस्ट प्रिपेयर रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो टारगेट है 2030 का। केरला रैंक फर्स्ट रहा, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन में। थर्ड पोजीशन की बात करें यहाँ पे गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। अमंग यूनियन टेरिटरीज में देखें तो चंडीगढ़ का रैंक फर्स्ट रहा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी सेकंड प्लेस पे रहा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये थर्ड प्लेस पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जो है यहाँ पे जो वर्स्ट कंडीशन रही जिन स्टेट की वो थी झारखंड और बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट थी केरला। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है हंसा एनजी के बारे में। आखिर हंसा है क्या है? तो ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है एयरक्राफ्ट ट्रेनर। ठीक है, तो इसका ट्रायल जो है सी लेवल ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इंडिजीनियसली यानी कि अपनी ही कंट्री में इसको डेवलप किया गया है, जिसका नाम है हंसा एनजी। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजीनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट ट्रेनर है। तो ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। अगर बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1959 में। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी को। क्लियर, ये ओनली गवर्नमेंट एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है जो सिविलियन कंट्री के सिविलियन सेक्टर के बारे में भी सोचती है। फीचर्स की अगर बात करें, हंसा एनजी, हंसा न्यू जनरेशन बोला जाता है इसको, और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनर है। ये अपग्रेडेड वर्जन है हंसा। तो फर्स्ट फ्लाइट इसकी 1993 में देखने को मिली थी। उसके बाद इसको सर्टिफाइड किया गया 2000 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। सेंटर जो है इसके द्वारा अप्रूव किया गया सेंटर के द्वारा हंसा एनजी को 2018 में। और जो लेबोरेटरी है रेट्रो मॉडिफाई किया गया इसको लेबोरेटरी के द्वारा हंसा 3 एयरक्राफ्ट। ठीक है, या विद ग्लास कॉकपिट। ठीक है, तो सर्टिफाई किया गया इसको DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, एयरक्राफ्ट जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया एट एरोस इंडिया 2019 में, पावर बाय रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन, जो डिज़ाइन किया गया स्पेशली ट्रेनर एयरक्राफ्ट बाय द फ्लाइंग क्लब्स इन इंडिया। आइडल एयरक्राफ्ट है ये, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, एंड काफ़ी लो कॉस्ट होती है और लो फ्यूल कंजप्शन इसमें देखने को मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की, और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री की। ओके, पैन इंडिया प्रेजेंस एंड डायनामिक नेटवर्क यहाँ पे देखने को मिलती है। 37 नेशनल लेबोरेटरीज है इसके अंडर, और 29 आउटरीच सेंटर्स हैं, 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्सेज हैं एंड 5 यूनिट्स हैं जो इसके अंडर आती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर। अगर बात करें काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, तो 37th इसकी रैंक है। अप्रोक्स जो 1587 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वर्ल्ड वाइड उसमें से। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है अमंग टॉप 100 की कैटेगरी में, यानी कि टॉप 100 की लिस्ट में है ये ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। अकॉर्डिंग टू शिमागो इंस्टीट्यूशन रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो, ठीक है, तो 2021 रिपोर्ट के हिसाब से इसकी रैंकिंग जो है टॉप 100 में इसको रखा गया है। 7th रैंक है इसका एशिया में। ठीक है, तो लीडिंग ये ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट पोजीशन में आती है एशिया में। ठीक है,
उसके अलावा ये जो है फंड कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। और ये ऑटोनोमस बॉडी है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1942 में, ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन यानी कि हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है। आज के टाइम में डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मेंडे, फाउंडर है शांति स्वरूप भटनागर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये याद रखिएगा, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है जो 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट पेयर बताना है जो करेक्टली मैच हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है गरबा बिलोंग करता है गुजरात से। सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है मोहिनी आत्तम बिलोंग करता है उड़ीसा से। थर्ड है यक्षगना जो बिलोंग करता है कर्नाटका से। तीनों में से कौन सा पेयर जो है वो सही है? ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 2 एंड 3 ओनली। तो कौन सा सही ऑप्शन है ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर देने से पहले मैं आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस करती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये स्पेशली कर्नाटका और केरला में ये आर्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है थयम। थयम जो है ये केरला और कर्नाटका का ये पॉपुलर रिचुअल एक फॉर्म है जहाँ पे वर्शिप की जाती है इस आर्ट के चलते, स्पेशली केरला और कर्नाटका में। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अभी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की गई है जो एनुअल टेम्पल फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं थयम परफॉर्मेंसेस, ताकि प्रमोट किया जा सके कल्चर टूरिज्म को। क्लियर? तो ये कंसीडर किया जाता है, इसको काफ़ी ज़्यादा पुराना ट्रेडिशन रिचुअल एंड कस्टम्स हैं, ये अबाउट 1000 ईयर्स ओल्ड है ये। लोग यहाँ पे थयम जो है यहाँ पे आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ठीक है, और भगवान की यहाँ पे स्तुति की जाती है, ठीक है, उनसे ब्लेसिंग ली जाती है इस आर्ट के थ्रू। ईच जो थयम है यानी कि यहाँ पे मैन एंड वुमेन देखने को मिलते हैं जो मतलब भगवान की वेशभूषा में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट जो थयम्स है बिलीव करते हैं स्पेशली शिवा और शक्ति में, ठीक है। यहाँ पे 400 थयम्स देखने को मिलते हैं ओवरऑल और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ थयम यानी कि विष्णु मूर्ति है, ठीक है, उसमें से 2 वैष्णव थयम है। 2 वैष्णव थयम में आते हैं जैसे देवावतार एंड विष्णु मूर्ति, ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु से रिलेटेड यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो थयम्स है ये बिलीव करते हैं स्पेशली लॉर्ड विष्णु के जो अवतार्स हैं अलग अलग, ठीक है। थयम जो नैरेटिव स्टोरी यानी कि भगवान विष्णु की जो अलग अलग उनके रूप हैं उससे रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है गुलिकन। गुलिकन यानी कि इनकारेशन रहता है यम का, ठीक है, जो यमराज होते हैं जिनको हिंदू धर्म में गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, डेथ एंड जस्टिस। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो गुलिकरण जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉरियर है लॉर्ड शिवा, ठीक है, यानी कि भगवान शिव का जो रुद्र अवतार है आप जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुटी चथन, ठीक है। कुटी चथन जो है ये थयम का ब्राह्मण कास्ट जो है, इट इज थयम ऑफ ब्राह्मण कास्ट। कुची थयम थयम जो है ये कंसिडर किया जाता है ओरिजिनेटेड है ये लॉर्ड शिवा से इन विष्णु माया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जो मेजर थयम्स है, और थयम कहाँ से बिलोंग करता है तो कर्नाटका और केरला स्टेट से। ये जो है डांस परफॉर्मेंसेस जो है ये कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 1000 ईयर्स ओल्ड ये पुराना कस्टम्स है, ट्रेडिशन है जो केरला और कर्नाटका में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में ध्यान में रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया थयम जो कर्नाटका में और केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग फोक डांसेस जो है हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, मेजर डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि पंजाब में भांगड़ा है, जम्मू एंड कश्मीर में रौफ, धमाल एंड कुड़ी बोला जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में नैफी एंड दंगी, ठीक है। उत्तराखंड में चोलिया एंड बरदा जो है डांस, ठीक है। तो अलग अलग ये डांस आप देख सकते हैं। जैसे असम में आप देख सकते हैं बिहू एंड सत्रिया, क्लियर। इसके अलावा हमारी कंट्री में क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो हैं 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे नाट्यम जो है तमिलनाडु में, कथक है उत्तर प्रदेश में, कथकली है केरला में, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी है मणिपुर में, मोहिनीअट्टम है केरला में, ओडिसी है उड़ीसा में, सत्रिया है असम में, ठीक है। तो सत्रिया सामे और बिहू जो है वो फोक डांस है, ठीक है। सत्रिया क्या है? क्लासिकल डांस फॉर्म है, ठीक है। फोक डांस और क्लासिकल डांस फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फोक डांस में और क्लासिकल डांस फॉर्म में डिफरेंस ये है
कि क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से परफॉर्मेंस करती दिखेगी, ठीक है। फोक डांस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये डिफरेंस याद रखना है क्लासिकल डांस फॉर्म और फोक डांसेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो तो गलत हो गया, यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी, वो हो गई सेकंड स्टेटमेंट गलत, ठीक है। गरबा जो है ये गुजरात का क्या है, फोक डांस है। यक्षगाना कर्नाटका का, ठीक है। मोहिनीअट्टम ये क्या है, मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है, ना कि उड़ीसा का। उड़ीसा का है ओडिसी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, ठीक है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सत्रिया। तो मैचअप्स के लिए भी आ सकता है और पेयरिंग में भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी 2014 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला और कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे केरला है, यहाँ पे कर्नाटका। कर्नाटका को महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला की स्टेट बाउंड्रीज टच करती हैं। अगर केरला की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका की स्टेट बाउंड्रीज टच करती है। यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा और इस साइड है लक्षद्वीप, जो यूनियन टेरिटरी है हमारी कंट्री की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आपको दो लिस्ट देखने को मिलती है, एक तो होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है, एक तो होती है ग्रे लिस्ट, ठीक है। आज के टाइम में जो है ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज हैं वो है नॉर्थ कोरिया है, दूसरी है ईरान, ठीक है। तो दो कंट्रीज जो हैं ये भी ब्लैक लिस्ट में इसको रखा गया है। ग्रे लिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान है, ठीक है। यूएई को रखा गया हाल ही में ही, क्योंकि यहाँ पे वार्न किया जाता है कि भाई अब तो सुधर जाओ, अगर सुधरे नहीं तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में अभी रखा गया है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा रिटेन किया गया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में और इंक्रीज किया गया है मॉनिटरिंग लिस्ट को, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ठीक है। और साइन किया गया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था 2021 में, ठीक है। देयर आर 17 कंट्रीज जो हैं आज के टाइम में ग्रे लिस्ट में रखी गई हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। जिम्बाब्वे जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है इस ग्रे लिस्ट से, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर बात करें तो ये डिसाइड करती है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग जो पाकिस्तान फ्रॉम कैटेगरी डिस्पाइट द कंट्री मीटिंग 32 आउट ऑफ 34 एक्शन पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या कहते हैं इसको कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो 34 जो एक्शन पॉइंट्स हैं उसमें 32 जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। G7 कंट्रीज के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, याद रखिएगा। G7 ग्रुप्स जो है इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज जो इसमें देखने को मिलती है G7 कंट्रीज, तो उनके द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक। कहाँ पे किया गया था, पेरिस में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर जो फाइनेंसिंग है उस पर नज़र रखती है ये, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि रेगुलेट करना, स्पेशली जो कॉम्बैक्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है उसको। सेक्रेटरीट की बात करें जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहाँ पे ही इसका देखने को मिलता है। करंटली अगर बात करें 39 मेंबर्स हैं इसके, हमारी कंट्री भी इसका पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ ऑफ काउंसिल इसका पार्ट है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंडिया जो है इसका मेंबर है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, और इसका जो टाइम पीरियड यानी कि इनकी जो मीटिंग रहती है 3 टाइम्स रहती है पर ईयर, यानी कि एक साल में 3 टाइम इनकी मीटिंग्स होती है। हेडक्वार्टर पेरिस में है। फाउंडर ग्रुप की बात करें, ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 फाउंड इसको किया गया 1989 में। आज के टाइम में जो प्रेसिडेंट है इसके मार्कस प्लेयर हैं, ठीक है। कॉम्बैक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है उसके ऊपर यहाँ पे जो है नज़र रखती हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश एंड फ्रेंच है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर की PDF के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।